Hello everyone, welcome to Artha Scholar. My name is Rimmi Raghavan और आज हम पढ़ेंगे बैंडवैगन, स्नॉब एंड वेवलिन इफेक्ट। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नेटवर्क एक्सटर्नलिटी होता क्या है। जैसा कि आपको पता है कि बैंडवैगन इफेक्ट और स्नॉब इफेक्ट दोनों नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज में आते हैं। तो जैसा हमने पढ़ा है डिमांड एनालिसिस में कि गुड्स की जो डिमांड होती है वो इंडिविजुअल की जो डिमांड होती है वो इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से। एक इंडिविजुअल क्या डिमांड कर रहा है वो दूसरे इंडिविजुअल के डिमांड से एकदम इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रही है, जबकि रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड जो होती है वो दूसरे इंडिविजुअल्स के डिमांड पे डिपेंड करता है, मतलब इंटरडिपेंडेंसी होती है डिमांड की। तो ऐसे इस केस को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज क्या बताता है कि जब अदर पीपल के यूज करने से किसी गुड का उस गुड की डिमांड बढ़ या घट रही है तो उसे हम नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। Network externalities are a special kind of externalities in which one individual's utility for a good depends on the number of other people who consume the commodity. तो इसमें क्या होता है कि अगर एक इंडिविजुअल की यूटिलिटी जो है वो डिपेंड करती है कि बाकी कितने पीपल उस गुड को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर लोगों की कंजम्पशन अगर लोगों की कंजम्पशन बढ़ रही है उससे हमारी डिमांड बढ़ती है तो उसे हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कहते हैं। जबकि अगर ज्यादा लोग कंज्यूम करने से हमारी डिमांड घट रही है तो उसे हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक कंज्यूमर की डिमांड टेलीफोन के लिए डिपेंड करता है कि कितने लोग टेलीफोन ओन करते हैं। जैसे अगर किसी के पास टेलीफोन कनेक्शन नहीं है तो वो खुद भी टेलीफोन की डिमांड नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए तब टेलीफोन की यूटिलिटी नहीं बचेगी। नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारा पहला इफेक्ट जो है वो है बैंड वैगन इफेक्ट। ये जो है वो पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज का एग्जांपल है। ठीक है, बैंड वैगन इफेक्ट क्या करता है, रिफर्स टू डिजायर और डिमांड फॉर अ गुड बाय अ पर्सन हु वांट्स टू बी इन स्टाइल बिकॉज पोजेशन ऑफ अ गुड इज इन फैशन एंड देयरफॉर मेनी अदर्स हैव इट। इसका क्या मतलब है कि बाकी इंडिविजुअल्स अगर गुड की डिमांड कर रहे हैं, उस गुड की डिमांड कर रहे हैं तो हम भी उस गुड की डिमांड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि जैसे जींस है या कोई ट्रेंडी कपड़ा है तो उसका डिमांड जैसे जैसे लोग बढ़ाते हैं, इंडिविजुअल की डिमांड भी बढ़ती चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो चीज ट्रेंड में है, फैशन में है, तो हमें ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, मतलब वो चीज फैशन में है, तो हमें भी वो यूज करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारा डिमांड कर्व जो होता है वो इलास्टिक होता है। बैंड वैगन इफेक्ट में क्या होता है, हमारा डिमांड कर्व हाईली इलास्टिक होता है, ठीक, फ्लैटर डिमांड कर्व होता है। देखिए ग्राफ से समझते हैं कि मान लीजिए कि अगर प्राइस पीए है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ए है, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, ईए है, और ये हमारा डिमांड कर्व है डीए। अगर प्राइस पीबी पे आती है तो हमारा इक्विलिब्रियम ईबी हो जाता है, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बी होती है। तो अगर हम इस डिमांड कर्व को लेके चलें तो हमारा प्राइस इफेक्ट इतना होना चाहिए था, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बीच में कहीं इधर आनी चाहिए थी। और सेम अगर हम इस ईबी डीबी डिमांड कर्व की बात करें तो जैसे ही प्राइस पीसी पे आता है हमारा क्वांटिटी डिमांड इतना ही बढ़ना चाहिए था, ठीक। ये दोनों क्या शो कर रहा है, ये इतना बढ़ना क्या शो कर रहा है, प्राइस इफेक्ट शो कर रहा है। जबकि हमारा एक्चुअल डिमांड कर्व कहाँ से शिफ्ट हो जा रहा है, इतना शिफ्ट हो जा रहा है। मतलब अगर हम प्राइस पीए से पीबी घटाते हैं तो हमारी डिमांड ए से बी पे शिफ्ट कर जा रही है, और पीबी से पीसी घटाते हैं तो हमारी डिमांड बी से सी पे शिफ्ट कर जा रही है। मतलब डिमांड बढ़ना हमारा इतना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में बढ़ कितना रहा है, इतना बढ़ रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, बैंड वैगन इफेक्ट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, बैंड वैगन इफेक्ट शो कर रहा है कि जब हमें लग रहा है कि सिर्फ ए क्वांटिटी गुड की सेल हुई है, मतलब इतने ही लोग हैं जो गुड को खरीदे हैं, तो हमारी डिमांड जो है वो कम है। जबकि हमारी जब हमें पता चल रहा है कि बी लोग गुड को खरीद रहे हैं, मतलब ज्यादा लोग गुड को कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारी डिमांड बढ़ जा रही है। और पता चला फिर कि उससे भी ज्यादा लोग गुड को कंज्यूम कर रहे हैं, सी पीपल अब गुड को कंज्यूम कर रहे हैं,
तो हमारी डिमांड और बढ़ जा रही है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे लोगों का कंजम्पशन बढ़ रहा है, हमारी डिमांड बढ़ रही है उस गुड के लिए। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? बैंड वैगन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट क्या बताता है? ये नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज जो होती हैं जब नेगेटिव होती हैं तो स्नॉब इफेक्ट शो करता है। ठीक है, ये नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज का एग्जाम्पल है। ये क्या बताता है कि जब कोई कॉमोडिटी है जिसकी वैल्यू जो है, प्रेस्टीज वैल्यू के बारे में बात करता है, मतलब कि अगर किसी कमोडिटी का कंजम्पशन लोग ज्यादा कर रहे हैं, उसे लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो फिर इंडिविजुअल की डिमांड जो होती है वो घट जाती है, क्योंकि तब उसे लगता है कि उस कमोडिटी की प्रेस्टीज वैल्यू इतनी नहीं रह गई है। ठीक है, refers to the desire to possess a unique commodity having a prestige value। इसमें क्या है कि हमारी डिजायर को बताता है किसी यूनिक कमोडिटी के लिए जिसके पास की क्या है, प्रेस्टीज वैल्यू है। वर्क्स क्वाइट कॉन्ट्रारी टू द बैंडवैगन इफेक्ट। ठीक है, बैंडवैगन इफेक्ट के एकदम उल्टा काम करता है ये। जैसा कि हमने देखा, बैंडवैगन इफेक्ट क्या बताता है हमें कि जैसे जैसे लोगों का कंजम्पशन बढ़ रहा है, इंडिविजुअल की डिमांड बढ़ती है। जबकि स्नॉब इफेक्ट क्या बताता है कि जैसे जैसे लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उस गुड को, तो इंडिविजुअल की डिमांड जो होती है घटती है। फॉर एग्जाम्पल, रेयर आर्ट वर्क, स्पेशली डिजाइन स्पोर्ट्स कार, स्पेशली डिजाइन क्लोथिंग मेड टू ऑर्डर, वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई ब्रांडेड कपड़ा है, अगर कोई रेयर आर्ट वर्क है, ठीक है, ये अगर ज्यादा लोगों के पास है तो उसकी प्रेस्टीज वैल्यू कम हो जाती है, जबकि अगर ये जितना कम से कम लोगों के पास होगी उतनी ज्यादा उसकी प्रेस्टीज वैल्यू होगी। तो इस चीज को स्नॉब इफेक्ट शो करता है कि यूटिलिटी वन गेट्स फ्रॉम अ वेरी एक्सपेंसिव लग्जरी कार इज मेनली ड्यू टू द प्रेस्टीज एंड स्टेटस वैल्यू। ठीक है, कि अगर बहुत एक्सपेंसिव लग्जरी कार है, बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़ा है, कोई ब्रांडेड कपड़ा है, कोई ब्रांडेड सामान है, तो उसकी प्रेस्टीज और उसकी स्टेटस वैल्यू की वजह से उसकी यूटिलिटी एक कंज्यूमर के लिए ज्यादा होती है। जैसे जैसे वो ज्यादा लोगों के हाथों तक पहुंचेगा, उसकी स्टेटस वैल्यू घट जाएगी, उसकी प्रेस्टीज वैल्यू घट जाएगी। दैट्स वाई अगर वो ज्यादा लोग खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू घट जाती है, और इसलिए इंडिविजुअल उसकी डिमांड कम कर देता है। ठीक, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्नॉब इफेक्ट मेक्स द डिमांड कर्व लेस इलास्टिक। इसमें डिमांड कर्व क्या होता है? लेस इलास्टिक होता है, मतलब डिमांड कर्व स्टीपर होता है। अभी बैंड वैगन इफेक्ट में क्या देखा था हमने? डिमांड कर्व फ्लैटर था, और स्नॉब इफेक्ट में हमारा डिमांड कर्व क्या होता है? स्टीपर हो जाता है या लेस इलास्टिक होता है, जबकि बैंड वैगन इफेक्ट में मोर इलास्टिक था। ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ क्या बताता है कि मान लीजिए हमारा डिमांड कर्व, जो इनिशियल डिमांड कर्व है, वो D1 है। ठीक है, कि जब प्राइस उसकी 35 है, D1 क्या शो कर रहा है कि प्राइस 35 है तो 10 लोग खरीद रहे हैं, जबकि प्राइस 15 है तो 50 लोग खरीद रहे हैं। ये नॉर्मल डिमांड कर्व अगर होगा तो ये सिचुएशन बनेगा कि अगर मान लेते हैं कि 1,000 लोग खरीद रहे हैं तो ये डिमांड कर्व है, 2,000 लोग खरीद रहे हैं तो ये डिमांड कर्व है। तो ये क्या हो रहा है? डिमांड जैसे जैसे ज्यादा लोग खरीद रहे हैं वैसे वैसे उसकी डिमांड घट रही है। 3,000 लोग खरीद रहे हैं तो डिमांड कर्व और नीचे आ गया, 4,000 लोग खरीद रहे हैं तो डिमांड कर्व और नीचे आ गया। तो जब हम इन सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिलाएंगे, A B C E, तो हमारा जो नया डिमांड कर्व बन के आ रहा है वो DM बन के आ रहा है। और जैसा कि हमें दिख रहा है, ये DM कर्व जो है वो स्टीपर है या लेस इलास्टिक है। ठीक है, अब हमारा डिमांड कर्व नॉर्मल डिमांड कर्व से घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा लोगों के हाथ में गुड्स जा रहा है, हमारी डिमांड घट जा रही है। ठीक है, पहले हम इतना डिमांड कर रहे थे, जब 1,000 लोगों के पास था तो हम इतना डिमांड कर रहे थे। तो जब हमारा प्राइस घटा, प्राइस घट के कहाँ आ गया? मान लीजिए एक ये पॉइंट है, कोई P1 पॉइंट है, प्राइस घट के यहाँ आ गया, तो हमारी डिमांड जो होनी चाहिए इतनी बढ़नी चाहिए थी। ठीक है, हमारा डिमांड इतना बढ़ना चाहिए था इस डिमांड कर्व के हिसाब से, लेकिन हमारी डिमांड क्या हो रही है कि ये इतनी ही बढ़ रही है। इतना से इतना बढ़ना चाहिए था, लेकिन इतना से इतना ही बढ़ रहा है। सेम अगर आगे देखते हैं तो हमारा डिमांड कर्व जब प्राइस 15 हो रहा है, ठीक है, तो इस डिमांड कर्व के हिसाब से हमारा
यहाँ से यहाँ इतना ज्यादा डिमांड बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हमारी डिमांड कितनी बढ़ रही है? सिर्फ इतनी बढ़ रही है। तो क्या है कि हमारी डिमांड जो है प्राइस के हिसाब से जितनी बढ़नी चाहिए थी नॉर्मल डिमांड कर्व के हिसाब से उतनी नहीं बढ़ रही है। तो ये क्या शो कर रहा है? ये स्नॉब इफेक्ट शो कर रहा है कि स्नॉब इफेक्ट की वजह से वो डिमांड कम बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उस आइटम की प्रेस्टीज वैल्यू जो हो रही है वो घट रही है। उस आइटम की प्रेस्टीज वैल्यू जो हो रही है वो क्या हो रही है? घट रही है। समझ आ गया? आई होप सबको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इफेक्ट है हमारा वेबलिन इफेक्ट। वेबलिन वेबलिन इफेक्ट क्या बताता है? वेबलिन इफेक्ट जो है वो कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन की बात करता है। कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन क्या होता है? द यूटिलिटी derived from a commodity depends not only on the inherent qualities of the good but also on the price paid for it। ये क्या बताता है कि किसी कॉमोडिटी की यूटिलिटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वालिटीज पे डिपेंड नहीं करती बल्कि उसके प्राइस पे डिपेंड करती है। जैसा कि नॉर्मल लाइफ में भी आपने देखा होगा कि जिस कमोडिटी की प्राइस ज्यादा होती है हमें ऐसा फील होता है कि वो कमोडिटी ज्यादा ऑथेंटिक होगी, ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा वैल्यूएबल होगी। ठीक है? तो ये कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन को शो करता है। द हायर द प्राइस पेड द मोर डिजायरेबल द गुड अपीयर्स। ठीक है? जब क्या हमें फील होता है कि अगर प्राइस कमोडिटी की ज्यादा है तो वो हमें ज्यादा यूटिलिटी देगी, हमारे लिए वो गुड ज्यादा डिजायरेबल हो जाता है, ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। ये क्या शो करता है? कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन को शो करता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे प्राइस इसकी पीसी थी तो हमारी डिमांड इतनी थी। ठीक? प्राइस अब बढ़ रही है तो हमारी डिमांड बढ़ रही है। प्राइस और बढ़ी तो हमारी डिमांड और बढ़ रही है। तो ये पॉजिटिव स्लोपिंग वेवलेंथ डिमांड कर्व है। ठीक है? ठीक है? इसे गिवन गुड से कंफ्यूज नहीं होना है कि गिवन गुड में भी डिमांड कब पॉजिटिव होती है, इधर भी डिमांड कब पॉजिटिव है। नहीं, गिवन गुड की डिमांड कब पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि वो जैसे जैसे उसकी प्राइस बढ़ती है तो वो हमारे लिए नेसेसिटी गुड्स होता है, इसलिए हम उसकी प्राइस जो है, उसकी डिमांड जो है वो बढ़ा देते हैं। जबकि वेबलिन इफेक्ट क्या है? ये लग्जरी कंजम्पशन को शो कर रहा है कि अगर कोई लग्जरी गुड की प्राइस बढ़ रही है तो हम उसकी डिमांड बढ़ा रहे हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आईफोन की, अगर आईफोन की प्राइस बढ़ती है तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ज्यादा फीचर्स आईफोन हमें प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स वाई वो ज्यादा प्राइस ले रहा है। जबकि जैसे आईफोन की प्राइस गिरेगी देन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विद आल्सो फॉल। तो आईफोन की प्राइस जैसे ही कम होगी इसकी क्वांटिटी डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी। इसे ही वेबलिन इफेक्ट कहते हैं जो कि थॉर्स्टन वेबलिन ने दिया था। ठीक? किसने दिया था? थॉर्स्टन वेबलिन ने। Unlike bandwagon and snob effect demand curve, the Veblen effect demand curve can be either positively sloped or negatively sloped। ठीक है? बैंडवैगन और स्नॉब इफेक्ट दोनों में हमने देखा था कि हमारा डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप था। ठीक है? जबकि वेवलेन इफेक्ट में क्या होगा? हमारा डिमांड कर्व पॉजिटिवली या नेगेटिवली दोनों ही तरह का हो सकता है क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन एंड ऑर्डिनरी प्राइस इफेक्ट कि किसका इफेक्ट ज्यादा है। अगर कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन का इफेक्ट ज्यादा होगा तो हमारी डिमांड कर्व क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर ऑर्डिनरी प्राइस इफेक्ट ज्यादा होगा तो हमारी डिमांड कर्व क्या हो जाएगी? नॉर्मल डिमांड कर्व की तरह नेगेटिवली स्लोप्ड हो जाएगी। In fact, it is possible for a single good to have a demand curve that is positively sloped in some regions and negatively sloped in others। ठीक है? कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि एक ही सिंगल गुड के लिए हमारा डिमांड कुछ रीजन में पॉजिटिवली स्लोप्ड हो और कुछ रीजन में नेगेटिवली स्लोप्ड हो। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? इन दोनों इफेक्ट पे डिपेंड करता है कि मान लीजिए कि एक टाइम तक प्राइस बढ़ रही है तो हम उसकी डिमांड बढ़ा रहे हैं और उसके बाद फिर उसकी प्राइस और आगे बढ़ रही है तो हम उसकी डिमांड घटा दे रहे हैं। तो एक ही गुड के लिए हमारा पॉजिटिव स्लोप भी है और नेगेटिव स्लोप भी है डिमांड का। The Veblen effect may predominate only at higher prices, for example, while other effects may predominate at lower prices।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर लोअर प्राइस किसी गुड की लोअर प्राइसेस पे क्या है कि ऑर्डिनरी प्राइस इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट कर रही है, तो वो गुड का लोअर प्राइस पे डिमांड क्या होगा, नेगेटिव स्लोप्ड होगा। जबकि हायर प्राइस पे अगर वेबलन इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट कर रही है, तो हायर प्राइसेस पे उस गुड की डिमांड जो होगी वो नेगेटिवली स्लोप्ड होगी। समझ आया? तो एक सिंगल गुड की ही डिमांड कर्व जो होती है वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों स्लोप में भी हो सकती है। थैंक यू सो मच। आज हमारा ये दूसरा टॉपिक था। ठीक है, जो कि क्या था, इफेक्ट्स के बारे में था। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू so much for watching. Like, share, subscribe, and stay tuned for our upcoming videos. Thank you so much.